हेलो एंड वेलकम टू स्टडीज़। तो नेशनलिज्म इन यूरोप के पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। और हमने कल जो पार्ट 1 देखा था उसमें हमने द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848 तक देखा था। उसमें जनरली हमने स्टोरी देखी थी ग्रीस की। ठीक है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कि कैसे जो ग्रीक था वो अपने नेशनलिज्म या फिर अपने जो फोकलोर्स थे, अपना जो कल्चर था उसकी वजह से कैसे अपने इंडिपेंडेंस को लेता है। ठीक है, जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ 1832 में, ये सब हमने देख लिया था। अब आगे हम द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तब आप अपने बुक को खोल के रखेंगे कि अगर जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी आपको दिख रहा है इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसे अंडरलाइन कर लेंगे, या फिर एक तरह से बुक में देख लेंगे कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बुक में है या नहीं, कहीं बाहर से तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर भले ही आप 5 मिनट वीडियो देखो, 7 मिनट देखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जितना देख रहे हो उतना इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। मुझे ये बताइए कि आप पूरा वीडियो नहीं देखते फुल लेंथ, क्योंकि जितना आप वीडियो देख रहे हो उतना मेरे पास डेटा है। तो जितना भी 5-7 मिनट देख रहे हो कम से कम उतना तो इम्पैक्ट पड़े, जहाँ कुछ नहीं वहाँ थोड़ा ही सही। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हुए हम आगे चलते हैं द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो इसमें क्या है कि रोमांटिक इमेजिनेशन ऐसा है कि जब आप किसी कंट्री के बारे में, किसी कल्चर के बारे में एक सेंस डेवलप कर रहे हो या एक नेशनलिज्म का सेंटिमेंट डेवलप कर रहे हो, उसी को हम क्या कहते हैं, रोमांटिक इमेजिनेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब ये नहीं है वो लड़का लड़की इसके बारे में सोचना वो रोमांटिक, ये नहीं। यहाँ रोमांटिसिज्म की बात हो रही है कंट्री को लेके, जो हम कंट्री को प्यार करते हैं उसी के लिए यहाँ पे डिनोट किया गया है रोमांटिक इमेजिनेशन। ठीक है, कि हम अपनी कंट्री के कल्चर को कैसे, जो हमारी कल्चर है उसे ग्लोरीफाई करेंगे कि हमारा कल्चर कितना ज़्यादा सुपीरियर है, ताकि हम अपने कल्चर के साथ जुड़े रहें। किसी भी कंट्री को अगर आपको बर्बाद करना है, ठीक है, किसी भी आप कंट्री को बर्बाद करना है तो उसके कल्चर को सबसे पहले बर्बाद कर दो। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि हमारा जो कल्चर है, जो हिंदुइज़्म का है, जो इंडियन आइडियोलॉजी है, उसे ख़त्म करने के लिए जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी थी, उसने बहुत अच्छे से हमारे कल्चर को ही ख़त्म कर दिया। कि हम पहले कैसे धोती कुर्ता वगैरह पहनते थे, खादी के कपड़े पहनते थे, तो हम अपने कंट्री से एक तरह से जुड़ा हुआ समझते थे। हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज़्यादा थी। वहीं आज के समय फटे हुए जीन्स पहनते हैं, ठीक है, फॉर्मल पहनते हैं। ये क्या है कि कल्चर में बदलाव कर दिया ना उन्होंने। अब उससे क्या होगा कि जो कंट्री को लेके इमेजिनेशन थी वो अब थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी बदल जाएगी। अब हम कंट्री को लेके उतनी ज़्यादा कल्चर से जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वही उस समय की बात चल रही है। ठीक है, उस समय में क्या था कि जो रोमांटिसिज्म था, जो नेशनल फीलिंग थी, उसे प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या क्या चूज़ किया, कल्चर को चूज़ किया। ठीक है, फिलॉसफी चूज़ की, पोएम्स चूज़ किए, फोक डांसेस, ओपराज, जैसे पोलैंड का एग्जांपल दिया हुआ है। पोलैंड ने अपनी जो ओवरऑल कल्चर को बनाए रखा, किसकी वजह से, जो म्यूज़िक की वजह से। ठीक है, म्यूज़िक पे उन्होंने जो उनका कल्चर था ओपरा का, जो उनका कल्चर था म्यूज़िक का, उससे वो जुड़े रहे। उसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने अपने कल्चर को बनाए रखा। आगे चल के वो क्या हो गए, आज़ाद भी हुए, इंडिपेंडेंट भी हुए। ठीक है, वहीं पे एक बहुत फेमस नाम हमें दिखता है, कौन से, जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये देखा कि जो जर्मन फिलॉसफी है, जो जर्मन कल्चर है, जो जर्मन सॉन्ग्स हैं, उनसे हम कैसे कंट्री में नेशनलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, इनका नाम हो सकता है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाए, एमसीक्यू में आ जाए, तो नाम याद रखना। और ये क्या थे, जर्मन फिलोसोफर थे। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हुआ। आगे वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट अगर ऐसा कुछ भी आता है तो उसे हम जनरली आइडेंटिफाई करेंगे किससे, एक सिंपल मैं तुम्हें वर्ड दे दे रहा हूँ, कौन सा, रिवोल्ट ऑफ पुअर। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ पुअर, जो गरीब लोग थे उनका एक रिवोल्ट। ठीक है, अब उनका जो रिवोल्ट था फ्रांस में,
फ्रांस में हुआ, जर्मनी में भी आगे चल के हुआ, ये क्या होता चला गया, बढ़ता ही चला गया। ठीक है। तो अब कंट्री की हालत क्या है कि ओवरऑल यूरोप की पॉपुलेशन या फिर फ्रांस की पॉपुलेशन टाइम के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या चाहिए, जॉब चाहिए। अब जॉब क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, फैक्ट्रीज वगैरह इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना होगा। तो उतनी समय उतना ज़्यादा फ्रांस वगैरह में इंडस्ट्रियलाइजेशन था नहीं। ठीक है। अब उन्हें अगर जॉब वगैरह चाहिए तो उन्हें क्या करना पड़ता था, सिटीज़ में जाना पड़ता था, या फिर उन्हें इंग्लैंड में, जो कि इंग्लैंड में उतने समय क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज़ स्टार्ट हो चुका था। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ जाना चाहते थे, इंग्लैंड वगैरह जाना चाहते थे जॉब के लिए। ठीक है। इन्हीं सब को देखते हुए अब क्या है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, प्रोडक्शन तो उतना ही हो रहा है, जॉब भी बहुत कम है। तो इनके अंदर एक गुस्सा आएगा, जब तुम्हें ना तो खाने के लिए ठीक से मिल रहा है, ना जॉब है, ना एजुकेशन है। तो अंदर से क्या होगी, एक तरह से आपकी जो रिवोल्ट की जो भावना है वो पैदा होगी। अब जब रिवोल्ट की भावना पैदा होगी तो क्या होगा कि आप जो रिवोल्ट करने के लिए क्या करोगे, अब जो कंट्री की या फिर आप कहो कि उस स्टेट की जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी या फिर जिनके पास प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा है, उन्हें क्या करोगे, डिमोलिश करना स्टार्ट करोगे, उसमें आग लगा दोगे, पुलिस स्टेशन तोड़ दोगे। जैसे अगर हम देखें तो इंडिया में जनरली यही होता है कि अगर आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी गुस्सा अगर दिखता है तो वो हम जनरली अपने डिसेंट्स के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है। उसमें क्या कर देते हैं, बस वगैरह जला देते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि अब फ्रांस में या फिर यूरोप में ये क्या हो रहा है कि यूरोप में अब लोग माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड सिटीज़ में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जा रही है, वो उतना ज़्यादा जॉब्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फेमाइन हो रहे हैं, बैड हार्वेस्ट की वजह से लोग भूखमरी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब वहाँ पे क्या होगा, लोग रिवोल्ट करेंगे, लोग क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। अब उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए कि उन्हें बेटर जॉब मिले, उन्हें क्या होना चाहिए, उन्हें फूड सिक्योरिटी हो, उन्हें अच्छे से खाना वगैरह मिले। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और प्रोटेस्ट करने में हमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो कंजर्वेटिव्स थे उनकी जगह पे क्या हुआ था, कंजर्वेटिव्स ने जो लुई फिलिप थे उतनी समय वो किंग थे और वो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में थे। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन था, लुई फिलिप। ठीक है। तो उतनी समय जो नेशनल असेंबली थी उसने कहा कि क्या कर दिया जाए, लुई फिलिप अगर बोल दें कि हम क्या कर दें कि कंट्री को बिल्कुल रिपब्लिक कर दें। रिपब्लिक करने की वजह से क्या होगा कि जब कंट्री रिपब्लिक हो जाएगी तो हम क्या कर देंगे, सबको जॉब्स वगैरह दे देंगे। जॉब के लिए क्या कर देंगे, सिक्योर करेंगे। सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी रहेगी वो किसकी रहेगी, जॉब्स को लेके ही हमारी प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है। तो वहाँ पे लुई फिलिप को क्या कर दिया जाता है, लुई फिलिप को हटा दिया जाता है और उसके बाद नेशनल नेशनल असेंबली क्या थी, रिपब्लिक हो जाती है। ठीक है। फ्रांस बिकम रिपब्लिक। अब इसी 1845 को एक और जिसे हम सिलीसिया वॉर कहते हैं, ठीक है, या फिर सिलीसिया रिवोल्ट कहते हैं, उसमें क्या हुआ था 1845 में, बहुत सारे ऐसे वीवर्स थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से उनका काम क्या हो गया था, कम हो गया था। काम कम होने की वजह से फिर उन्हें क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, उन्हें बहुत ज़्यादा कंपटीशन वगैरह फेस करना पड़ रहा था। वो ठीक तरह से अपनी लाइफ को क्या कर पा रहे थे, अपनी लाइफ को ठीक तरह से इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। उन्हें ठीक से ना तो खाने के लिए मिल रहा था, ना फूड सिक्योरिटी थी, ना लिविंग स्पेस सही था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो 1845 में बहुत सारे वीवर्स ने क्या किया, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके अगेंस्ट में रिवोल्ट वगैरह स्टार्ट कर दिया। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है। सेलेसिया वॉर या फिर सेलेसिया रिवोल्ट को आप क्या करोगे, याद करके रखोगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम। तो आगे हम क्या देखेंगे कि जो 1848 में रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स जो थे उन्होंने क्या किया, रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। उनकी जो डिमांड थी वो क्या थी, उनकी डिमांड थी यूनिफिकेशन। किसकी यूनिफिकेशन, जर्मनी की यूनिफिकेशन। जो जर्मनी था ना वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड था, जैसे हंगरी थी, फिर उसके बाद तुम्हारा ये देखो जो पर्शिया वाला रीजन था, ठीक है, प्रूशिया वाला रीजन था, ये था, ये सब क्या थे, डिवाइडेड थे। तो उनकी जो डिमांड थी वो क्या थी कि जो जर्मनी है वो एक तरह से यूनिफाई होना चाहिए और यहाँ पे
कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो लिबरल्स थे उन्होंने मार्च किया कहाँ की तरफ, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ। और जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ उन्होंने मार्च किया, उन्होंने क्या 18 मई 1848 को क्या कर लिया था, खुद से 831 मेंबर्स को चूज करके उन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ मार्च किया। ठीक है, कौन सी जगह पे, सेंट पॉल चर्च। वहाँ पे क्या किया उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जर्मन नेशन के लिए। उन्होंने भी वही सेम आइडिया रखा कि जो जर्मनी है वो एक तरह से क्या हो जाए, किंग की पावर को हम लिमिट कर दे, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो जाए। लेकिन उस समय के जो किंग थे, ठीक है, उस समय के जो पर्शियन किंग थे, प्रूशिया के किंग थे, उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को अपोज किया। और जो इक्वल राइट थे या फिर जो बहुत सारे राइट्स वगैरह वर्कर्स को, वुमेन्स को उन्हें दिया जाना था, उन्हें उन्होंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया कि नहीं, हम इसे अपोज करते हैं और हम क्या करेंगे इसके लिए, हम अपनी जो कंट्री है, कंट्री को यूनिफिकेशन का बाद में देखेंगे, लेकिन जो अभी आप डिमांड कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की, वो मोनार्की के लिए मैं परमिशन नहीं दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाता है कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, वो धीरे धीरे अब आर्मी क्या करती है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन, क्या आर्मी किसी कंट्री की आर्किटेक्ट हो सकती है। अब अगर इसे हम मोरल वे से देखें, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। आर्मी कंट्री नहीं, वहाँ के लोग कंट्री बनाते हैं। लेकिन जर्मनी के केस में क्या होता है, उल्टा होता है। और जो आर्मी है वो क्या करती है, जर्मनी को बनाती है। ठीक है, वो हम किस में देखेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, कि जर्मनी का जो यूनिफिकेशन हुआ। अब जो है बहुत ज़्यादा लोगों के प्रोटेस्ट के बाद किंग को भी समझ में आ गया कि अब इसे ज़्यादा समय तक हम क्या कर सकते हैं, रोक नहीं सकते, क्योंकि ये जो है, जो टाइम पीरियड चल रहा है वो किसका टाइम पीरियड चल रहा है, रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड चल रहा है। और हम इतनी ज़्यादा रिवोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, इतने ज़्यादा रिवोल्यूशन को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो जर्मनी ने फैसला लिया किसके लिए, कि सॉरी, जो प्रूशिया था उसने क्या फैसला लिया कि हम जर्मनी को क्या करेंगे, यूनिफाई करेंगे। उसमें सबसे पहले आए ऑटोवन विस्मार्क। ऑटोवन विस्मार्क क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे, कहाँ के, प्रूशिया के। जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्हें ही क्या दिया गया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, किसके किसके लिए, कि जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए। उन्होंने हेल्प ली किसकी, आर्मी की, ब्यूरोक्रेसी की, और एक तरह से लीडरशिप रोल प्ले किया किसमें, जर्मनी के यूनिफिकेशन में, जो कि उन्होंने 3 वॉर लड़े 7 सालों में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना कि उन्होंने 3 वॉर लड़े थे 7 सालों में, जिससे क्या हुआ, पर्शियन विक्ट्री हुई। और जो प्रोसेस था यूनिफिकेशन का वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद काइजर विलियम वन, ठीक है, जो प्रूशिया के हेड थे, उन्हें ही क्या किया गया, न्यू जर्मन एम्पायर का किंग भी बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम बात करेंगे किसकी, इटली की। अब ये कोट याद रखना कि व्हेन फ्रांस नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। अब क्या हो गया, एक तरह से फ्रांस में कुछ भी होता था तो पूरे यूरोप में एक तरह से रिवोल्यूशन आ जाता था। तो उसका हमने इम्पैक्ट कहाँ देख लिया, जर्मनी पे देख लिया। अब दूसरा इम्पैक्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा, दूसरा इम्पैक्ट हमें इटली में देखने को मिलेगा। इटली में क्या था कि इटली जो था वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक कंट्री थी, उसकी 7 पार्ट्स थे। अब वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था, और जो ओरिजिनल किंग थे इटली के, वो बहुत ही छोटी जो एरिया था, कौन सा, सार्डिनिया पेडिमोंट। सार्डिनिया पेडिमोंट जो रीजन था उस पे ही वो क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। और एक तरह से बाकी जो ओवरऑल ये थी, इटली थी, उस पे कंट्रोल किसका था, उस पे कंट्रोल था ऑस्ट्रिया हम्सबर्ग अम्पायर का। ठीक है, और भी पोप रूल कर रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी उसमें डिस्ट्रिक्ट्स में कहो या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या था, डिवाइड था, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे अलग अलग रूलर, अलग अलग अम्पायर थे। ठीक है, और बहुत ही छोटा रीजन था जिसपे क्या, ओरिजिनल किंग जो थे, जो इटली फैमिली से थे, इटली के किंग की फैमिली से थे, वो बहुत ही छोटे
जगह पे रूल करते थे, उस जगह का नाम था सार्डिनिया पेडिमॉन्ट। ठीक है, अब क्या था कि जो किंग थे, ठीक है, विक्टर एमेनुअल सेकंड, उनके ऊपर ही क्या था, पूरा भार था किसको यूनिफाई करने का, इटली को यूनिफाई करने का। तो ठीक है, तो हमने एक नाम पहले सुना था, गुजिपी मजीनी। ठीक है, गुजिपी मजीनी ने बहुत बार ट्राई किया, बहुत सारे यूनिफिकेशन प्रोसेस को ट्राई किया, लेकिन वो क्या रह गए, फेल रह गए। बहुत सारा उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे रिवोल्यूशन किए, लेकिन वो उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद किंग का जब रोल आया, किंग के ऊपर प्रेशर था इटली को यूनिफाई करने का, तो चीफ मिनिस्टर कैवियोर ने इस मूवमेंट को लेड किया विद द हेल्प ऑफ गुजिपी गरिबाल्डी। ठीक है, ये क्या थे, एक तरह से फॉलोअर थे किसके, गुजिपी मजीनी के। ठीक है, इनके हेल्प के साथ क्या किया गया, कैवियोर और गरिबाल्डी मिलके क्या करते हैं, इटली को यूनिफाई करते हैं, वॉर्स वगैरह लड़ते हैं, और उसके बाद इटली यूनिफाई हो जाता है 1861 में। और विक्टर इमैनुअल सेकंड क्या हो जाते हैं, किंग बन जाते हैं किसके, इटली के। ठीक है, अब इटली के जब किंग बन गए तो हो गया मिठाई बांटो। अब उसके बाद केस हमारा स्टार्ट हो जाता है किसका, ब्रिटेन का। अब ब्रिटेन का बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज केस था, क्योंकि ब्रिटेन के जो आसपास वाले रीजन थे, जो आसपास वाला आइलैंड था, वो आयरिश पॉपुलेशन थी, स्कॉटलैंड था। ठीक है, इनके यहाँ पे क्या था कि इनका जो कल्चर था वो लगभग सिमिलर था किसके, इंग्लैंड के। जो इंग्लैंड थी, इंग्लैंड के आसपास वाले जो छोटे छोटे टापू थे, उनका जो जनरल आप देखो तो कल्चर बिल्कुल सेम था। इसकी वजह से क्या कर रहा था, जो ब्रिटेन था वो डोमिनेट करता था अपने आसपास वाले रीजन को। अब अगर 1688 की बात करें, तो जो ब्रिटेन था वो नेशन स्टेट में इमर्ज हुआ, इस्टेब्लिश हुआ, और जैसे ही 1688 में आया तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेटअप कराएगी। और मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, किंग के पावर को लिमिट कर दिया, किंग के पावर को क्या कर दिया, सीज कर दिया, कि अब जो किंग है उसके पास कुछ भी पावर नहीं रहेगी। वो बिल्कुल जैसे वो क्या है कि बंदूक में बिना गोली की बंदूक रहेगी, कि बंदूक देखने के लिए डराने के लिए है लेकिन वो चलेगी ही नहीं। तो वैसे ही क्या हो जाएगा, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन हो गया, कि किंग के पास कोई पावर अब रहेगी ही नहीं, और पूरी पावर किसके पास चली जाएगी, पूरी पावर चली गई पार्लियामेंट के पास। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, डोमिनेट करना स्टार्ट किया, और 1707 में एक बिल पास किया, वो एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन में क्या था कि उन्होंने जो आयरलैंड और स्कॉटलैंड के ऊपर फोर्सफुली इंग्लिश कल्चर को डोमिनेट किया, और फोर्सफुली उन्हें कैप्चर करने की कोशिश की। फिर बहुत सारे ऐसे फील्ड रिवोल्यूशन हुए। देखो यहाँ पे दिक्कत यही हुई कि जो आयरलैंड था और स्कॉटलैंड थे, इन्होंने क्या किया कि ट्राई तो किया, लेकिन ट्राई करने में उनका जो रिवोल्यूशन था वो क्या हो गया, फेल हो गया, जिसकी वजह से इंग्लैंड वो था अपर हैंड में था। और अपर हैंड में होने की वजह से उन्होंने क्या कर लिया, पूरे जो रीजन था, जो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड, इन तीनों को उन्होंने मर्ज कर लिया अपने अंदर, उनकी पावर को बिल्कुल अपने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसके पास पावर चली गई। देखो यहाँ पे रीज़न बहुत सारे हैं। ठीक है, रीज़न में क्या लिखोगे कि अगर हम देखें तो ऐसा तो फेल्ड रिवोल्यूशन फेल्ड क्यों हो गया, क्योंकि लोगों का सपोर्ट नहीं था। लोगों का सपोर्ट क्यों नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड में उतनी समय सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो इंग्लैंड में हो रहे थे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब भी कहाँ मिल रही थी, इंग्लैंड में मिल रही थी। इसकी वजह से लोगों का सपोर्ट कम होने की वजह से आयरलैंड और स्कॉटलैंड रिवोल्यूशन करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन वो एक तरह से फेल हो जा रहे थे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इंग्लिश कल्चर था वो डोमिनेट करता था, लगभग उनका कल्चर सिमिलर ही था। और सिमिलर कल्चर होने की वजह से क्या था कि इंग्लैंड को ऐसा लग रहा था कि ये हमारे ही पार्ट हैं, और इसलिए उन्होंने क्या कर लिया, उसे कैप्चर कर लिया। एक्ट ऑफ यूनियन जो है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़रूर आएगा, लिख लो कहीं पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब लगभग लगभग हमारा चैप्टर क्लियर हो गया है, बस यही 2 पॉइंट बचे हैं। ठीक है, कौन सा, विजुअलाइजिंग द नेशन एंड नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। ठीक है, अब अगर हम देखें तो विजुअलाइजिंग द नेशन, किसी नेशन को विजुअलाइज करने के लिए अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो जब आप इंडिया की बात करते हो तो सबसे पहले इंडिया को विजुअलाइज करते हो तो क्या आता है, फ्लैग,
भारत माता, ठीक है, फिर उसके बाद आर्मी और अशोक चिन्ह, ऐसे बहुत सारे जो सिंबल्स हैं वो हमें क्या दिखने लगते हैं। आंख बंद करके सोचो कि आप इंडिया को विजुलाइज करो, तो इंडिया को विजुलाइज करोगे तो ऐसी ही चीज़ें क्या होगी आपको दिखाई देंगी, जिससे हम क्या कर रहे हैं कि नेशन को विजुलाइज कर रहे हैं। तो विजुलाइजिंग एन नेशन बिल्कुल सिंपल है कि इसमें क्या है कि जो अलग अलग पोर्ट्रेज का, जो अलग अलग सिंबल्स का यूज़ कर रहे थे हम किसी नेशन के लिए, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर थिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि जैसे अगर मैं मान लूँ कि आप पढ़ रहे हो तो मैं पढ़ने को रिप्रेजेंट कर दूँ बुक से। जब भी मैं बुक दिखाऊंगा तो तुम्हें क्या होगा कि ये दिख जाएगा कि यार यार ये पढ़ने की बात कर रहा है, ये आदमी पागल हो गया, पूरा 25 मिनट तक पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात इसमें यही है कि जब आप क्या कर दोगे कि किसी एक ऑब्जेक्ट को यूज़ करोगे किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, वही क्या हो जाएगी आपके जो पॉटरीज हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, विजुलाइजिंग करने की थिंग्स कहेंगे, उन्हें जनरली हम एलेगरीज कहते हैं। जैसे अगर आप बुक में देखोगे तो जो फीमेल फिगर है उसे क्या कहते हैं, एलोगरी कहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता था जैसे रेड कैप, ब्रोकन चेन, फिर उसके बाद ट्राई कलर फ्लैग, सोर्ड्स, ठीक है। ये सारी चीज़ों को यूज़ करते थे हम क्या करने के लिए, हम नहीं, यूरोपियंस। हमें नेशन को विजुलाइज करने के लिए इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। हम अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अपनी कंट्री को विजुलाइज करने के लिए, हम ऐसे ही विजुलाइज कर लेंगे। वहाँ पे उतनी समय इस सब चीज़ों की ज़रूरत थी तो उन्होंने क्या किया, ये नेशन को विजुलाइज करने के लिए ये सारे थिंग को उन्होंने चूज़ किया और उसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। अब जो लास्ट पॉइंट हमारा बचता है वो क्या है, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म की बात अगर हम करें तो जनरली ये क्या है, ये बाल्कन रीजन की बात चल रही है। बाल्कन रीजन में जैसे कि वो कौन कौन से, जैसे ग्रीस था, मैकेडोनिया था, बुल्गारिया था, रोमेनिया था, इन सारे रीजन में क्या था कि इनके ऊपर जो कंट्रोल था वो कुछ कंट्रोल जो था वो ऑटोमन एम्पायर के ऊपर था। और ऑटोमन एम्पायर क्या था कि धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था। जैसे अगर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आप देखो तो वो क्या था कि धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर हो रहा था। और रोमांटिक इमेजिनेशन की वजह से या फिर रोमांटिक नेशनलिज्म की वजह से ये जो कंट्रीज़ थी, इन कंट्री जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो गई थी। इन्हें अगर छेड़ोगे थोड़ा भी तो क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। तो वही हाल हुआ कि जो ओवरऑल जो हमारी ये कंट्री थी बाल्कन रीजन में, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो चुकी थी, ठीक है। और एक्सप्लोसिव होने की वजह से इनके बीच में कंट्रोल को लेके वॉर हुआ, ठीक है। कैसे कंट्रोल को लेके वॉर हुआ कि एक कंट्री जो थी वो दूसरी कंट्री के ऊपर अपना जो क्या कहे उसे कैप्चर करने की कोशिश करती रही, अपने जो कल्चर का डोमिनेट करना चाहा कि हमारा कल्चर उस कंट्री के ऊपर, हमारा कल्चर उस रीजन के ऊपर क्या करे, डोमिनेट करे। तो ये क्या था, एक तरह से ये जो था पूरा जो रीजन था बाल्कन रीजन, उस बाल्कन रीजन को एक्सप्लोसिव बना देता है। और यहीं पे हल्की सी जो आग का काम करता है वो कौन था, ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया, हल्की सी आग दी, और हल्का सा आग देने के बाद ऑटोमन एम्पायर और उसके बाद जो यूरोपियन पावर्स थी उनके बीच में क्या हो जाता है, वॉर हो जाता है। और वही वॉर फिर हमें फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से हम उसे जानते हैं, ठीक है। कंप्लीट, ये आपका चैप्टर हो गया ख़त्म। और ये जो कंप्लीट पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट में, पिन कमेंट में भी रहेगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो वहाँ से आराम से उठा लेना। और इसके सीबीएसई पीवाईक्यूज़, ठीक है, इसके जो सीबीएसई पीवाईक्यूज़ हैं वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे करीब 25 के करीब क्वेश्चन हैं उन्हें डाल दूंगा, तो उसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेना। और ये क्लियर है कि इस चैप्टर से जो पूरा नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया है, टोटल आपके हिस्ट्री का 7 to 9 मार्क्स क्या करते हैं, ये रखते ही हैं, ठीक है। 7 से 9 मार्क्स जो आपके कंफर्म है, 7 तो आप कंफर्म ही ले लो सिर्फ 2 चैप्टर से। तो अगर आप
अच्छे से ये 2 चैप्टर को करते हो तो कम से कम आपका 7 से 10 नंबर सिक्योर हो जाएगा, ठीक है? और मैंने हमेशा से यही कहा है कि अपना मार्क्स सिक्योर करते चलेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि जो बचा है उसे करना है, जो छूट गया है अब यार यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, ऐसा नहीं। अपनी एक-एक मार्क्स को सिक्योर करते हुए चलोगे तो वो एक-एक मार्क्स तुम्हें ज़्यादा बढ़ते हुए दिखेंगे, नहीं तो दूसरे के चक्कर में भागते रहोगे, ये भी नहीं मिलेगा, है ना? तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।